गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का न्यू टॉपिक है प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन समझाया कि व्हाट इज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, क्या होता है। कोई एंटीजन है एंड एंटीबॉडी, ये दोनों आपस में कैसे रिएक्ट होते हैं या इनके रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है। ओके, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन मैंने इन विट्रो केस में भी लेकर के बताया था, वहां पर प्रेसिपिटेशन, एल्यूमिनेशन और भी रिएक्शंस मिलेंगे। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में हमने डेफिनेशन देख लिया। आगे जो आप लोगों को टॉपिक जो आप लोगों को ये पढ़ना है, इस रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है या इस रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक, और रिएक्शन में अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे जब डेफिनेशन दे रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो एंटीबॉडीज होते हैं वो कंबाइन होते हैं स्पेसिफिकली ईच अदर, मतलब जब एंटीजन और एंटीबॉडी स्पेसिफिक रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। और जो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ ये आप लोग देखेंगे कि इस इंटरेक्शन के लिए कौन कौन से कैरेक्टर, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी का, एंटीजन और एंटीबॉडी का ये रिएक्शन करने के लिए क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या रिएक्शन करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होता है। ओके, कि कैसे लोग रिएक्शन करते हैं, एंटीबॉडी की एंटीबॉडी की क्या प्रॉपर्टीज होती है, एंटीजन का क्या प्रॉपर्टी होता है, ये पढ़ेंगे। ओके, अगर हम ध्यान दें तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें या कैरेक्टर की बात करें, ये तीन मेन पॉइंट्स हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीन पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं इसका। ओके, प्रॉपर्टीज की बात करें तो तीन पॉइंट से एक्सप्लेन होता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मिलता है आप लोगों को एंटीबॉडी एफिनिटी, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेटिंग एंटीजन और एंटीबॉडी है। तो जो सबसे पहला पॉइंट मिलता है वो मिलता है आप लोगों का एंटीबॉडी एफिनिटी। एंटीबॉडी की एफिनिटी से हम लोग स्टेट दे सकते हैं। दूसरा एविडिटी ऑफ एंटीबॉडी, दूसरा क्या दे सकते हैं, एविडिटी, आई मीन एंटीबॉडी को कितना उत्सुकता होता है कि एंटीबॉडी कैसे बाइंड होता है, अभी वो आगे मिलेगा। और थर्ड मिलता है क्रॉस रिएक्शन। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें या इंटरेक्शन की बात करें तो इंटरेक्शन की अगर बात करें इसमें तीन मेन प्रॉपर्टीज पढ़ने को मिलेगा। एक मिलेगा आप लोगों को एंटीबॉडी की एफिनिटी, दूसरा मिलेगा आपको एंटीबॉडी की एविडिटी, ठीक, और तीसरा मिलता है आप लोगों को क्रॉस रिएक्शन बोल सकते हैं या क्रॉस मैच भी बोल सकते हैं, जो आप लोग कराते हैं क्रॉस रिएक्शन। तो ये इस तरीके से तीन मेन पॉइंट होते हैं प्रॉपर्टीज के इसमें। तो सबसे पहले हम लोग एफिनिटी को ही देखते हैं कि एंटीबॉडी की एफिनिटी क्या होती है, क्या क्या इनकी योग्यता मिलेगी, कैसे वो बाइंडिंग करते हैं। दूसरा एविडिटी, उसकी उत्सुकता क्या होती है एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी की बात करें तो कितने एंटीजन से बाइंडिंग कर सकता है, कैसे करेगा, ये मिल जाएगा। और तीसरा मिलेगा आप लोगों को क्रॉस रिएक्शन। जब एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करें, स्पेसिफिक एंटीजन बना है, एक अदर सेम उसी जैसा अदर एंटीजन्स को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। इसके बारे में शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सेम उसी तरीके का मतलब वही है, लेकिन जैसे वहाँ मैंने आपको बताया था सिप आरबीसी वगैरह की बात याद होगा, आप लोगों को बताया था हॉर्स पावर सिप का, उनके आरबीसी में पाया जाने वाला एंटीजन्स। तो ये उस जो सेम एंटीजन्स बट अदर ऑर्गेनिज्म या अदर सबस्टेंस से कर सकते हैं, या सोर्स जो होता है उसका अदर होता है, उसके माध्यम से रिएक्शन कराता है, तो क्रॉस रिएक्शन आएगा। आगे डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं एंटीबॉडी की एफिनिटी क्या होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें लिखा है आप लोगों को कि इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी इन्वॉल्व नॉन कोवैलेंट बाइंडिंग ऑफ एन एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। ध्यान दीजिएगा पहले कि इंटरेक्शन किसके बीच में, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच जब इंटरेक्शन होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, कौन इन्वॉल्व होता है, नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब आपको याद होना चाहिए दो तरीके की बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोवैलेंट एंड नॉन कोवैलेंट। कोवैलेंट में आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में उसमें क्या
वहाँ पे सपोज दैट ए एंड बी ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं, तो उसको बोलते थे कोवैलेंट बॉन्ड, इसको सहसंयोजक बताया जाता बोला जाता है। नॉन कोवैलेंट में क्या होते हैं कि इसमें ए एंड बी है, सपोज दैट है ये ए हो गया और ये बी, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये इतना ये भी दे या इतना वन इलेक्ट्रॉन ये वन इलेक्ट्रॉन, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। तो याद रखना हमेशा जो एंटीजन एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन कैसा होता है, नॉन कोवैलेंट बाइंडिंग होता है। कहाँ होता है, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। अब आपको याद होगा एंटीजेनिक डिटरमिनेंट कहाँ पर पाया जाता था भाई, किसी एंटीजन है ना, दो पढ़ा होगा आप लोगों ने, आई मीन एपिटोप, एक पढ़ा था आप लोग एपिटोप और एक पढ़ा था आपने क्या, पैराटोप। ओके, तो ये एपिटोप पोर्शन कौन होता था, एंटीजन का वो पोर्शन जो एंटीबॉडी से अटैच होता था। तो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट आई मीन एपिटोप टू द वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन। मतलब सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा, ये एंटीबॉडी हमने इस तरीके से इसमें ठीक है, ये एंटीबॉडी हुआ, ये मैंने आप लोगों को बताया, ये मान लेते हैं एंटीबॉडी है। ओके, और यहाँ पर लाइट एंड हैवी दोनों की बात किया गया है, इनका ये एंटीजन मान लेते हैं, ठीक, ये हो गया एंटीजन। होता क्या है, इसमें लिखा गया आपने कि इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी इन्वॉल्व नॉन कोवैलेंट बाइंडिंग एंड एंटीजन डिटरमिनेंट एपिटोप टू द वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन। मतलब हैवी एंड लाइट चेन, इसके जो वेरिएबल रीजन होता है, दो रीजन होता है, कांस्टेंट रीजन एंड वेरिएबल रीजन। तो वेरिएबल रीजन में का हम लोग क्या बोलते थे, पैराटोप। वेरिएबल रीजन से क्या होना, इनका बाइंडिंग का होना, मतलब इन दोनों से और इसके बीच का जो बाइंडिंग हो रहा है ये कैसा होता है आपका, नॉन कोवैलेंट। ओके, तो दीज इंटरेक्शन आई मीन जब ये इससे अटैच होगा, जुड़ेगा, तो क्या होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, आकर्षण होगा। तो दीज इंटरेक्शन एज लाइक एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। आप लोग पिछले बायोकेमिस्ट्री में याद होगा, वहां पर आप लोगों को एंजाइम रिएक्शन प्रोसेस में बताया गया था, लॉक एंड की मॉडल। तो जैसे वहां ये बताया गया था कि सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, आप लोगों को ध्यान होगा इस तरीके से वहां भी रिएक्शन दिखाया गया था कि सबस्ट्रेट है और उसमें एंजाइम इस तरह से फिट होते हैं जैसे कि ताले में चाबी। तो एज इतना टाइटली बाइंडिंग, तो ऐसे ही यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, मान लेते हैं सपोज दैट, और ये एंटीजन आकर के इसी में क्या होता है, ऐसे फिट हो जाता है। ये यही चीज होता है कि लॉक एंड की मॉडल की तरह ही होता है। तो एंटीबॉडी की एफिनिटी क्या होती है भी, एंटीबॉडी की एफिनिटी होती है एंटीजन को बाइंड करना। ओके, कैसे बाइंड करते हैं लोग, नॉन कोवैलेंट बाइंडिंग किससे करते हैं, इसका जो हैवी लाइट चेन है इसके अंदर एफिनिटी होती है कि ये एंटीजेनिक डिटरमिनेंट आई मीन एपिटोप से क्या कर सकते हैं, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर हुआ, as like the strength of antigen antibody interaction है, अगर इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ देखें, कैपेसिटी देखें, ओके, इंटरेक्शन का, तो क्या बनाए, उसको किससे बोलते हैं, के से प्रोडक्ट के अंदर जो कांस्टेंट होता है। कैसे ये एंटीजन ये एंटीबॉडी रिएक्ट हुए तो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स में, इससे पहले बताया हूं कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, इसकी स्ट्रेंथ अगर देखा जाए इंटरेक्शन का, तो क्या आएगा, कंसंट्रेट कॉम्प्लेक्स अपॉन कंसंट्रेशन एंटीजन और एंटीबॉडी। अगर हम ये के क्या है यहाँ पर, एफिनिटी कांस्टेंट इसको बोला जाता है। तो ओवरऑल याद रखना, एंटीबॉडी की एफिनिटी का क्वेश्चन किया जाए, एंटीबॉडी की एफिनिटी क्या होती है, मतलब एंटीबॉडी के पास एंटीजन से बाइंड करने की कैपेसिटी होती है, वह भी कैसे, उसके जो हैवी एंड लाइट चेन होते हैं वे क्या होते हैं, एंटीजन से कहते हैं फिक्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, किसके द्वारा, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। ये तो हुआ आप लोगों का प्रॉपर्टीज में अगर देखेंगे
सबसे पहली प्रॉपर्टी मिला एंटीबॉडी एफिनिटी मिल गया कि कैसे एंटीबॉडी से एफिनिटी करते हैं, मतलब एंटीबॉडी की एफिनिटी क्या है कि वो एंटीजन से बाइंड करना। कैसे द्वारा बाइंड करना, वो एंटीजन से बाइंड करता है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी, दूसरा क्या होगा, एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की एबिलिटी क्या होती है, इनकी उत्सुकता योग्यता क्या होता है, कैसे ये बनते हैं, याद रखना। इट इज strength of bond it is strength of bond after the formation of antigen antibody complex. It is used to denote ये किसको यूज होता है, डिनोट ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडी, डिनोट ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडी to combine with multivalent antigen। multivalent antigen have many multivalent antigens have many, इसमें क्या ज्यादा होगा भाई, many antigen मतलब many epitope, ठीक, many epitope। when injected into blood, okay, when injected into blood, each epitope stimulate the production of particular antibody। क्या है इसमें, एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी, दूसरा कैरेक्टर देखते हैं हम लोग इसका। एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी में क्या मिलेगा भाई, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये स्ट्रेंथ होता है एबिलिटी, एंटीजन की अगर एबिलिटी की बात करें ये क्या होता है, स्ट्रेंथ, उसकी ताकत होती है कब, जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मतलब ये एंटीजन ये एंटीबॉडी ये दोनों रिएक्शन करके जब कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स के बनाने की जो स्ट्रेंथ आती है उस स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी। अब बात ये होता है कि इस एंटीबॉडी की एबिलिटी क्या होती है, क्या क्या स्ट्रेंथ होता है, उसमें आपने लिखा है कि इट इज यूज्ड टू डिनोट, इसको यूज कब करते हैं, ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडी टू कंबाइन विद मल्टीवैलेंट एंटीजन। मतलब कोई एक एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी मल्टी एंटीजन से जब बॉन्डेड होता है, मतलब अभी क्या देखा आपने
कि एक एंटीजन जो होता है, इसमें इसका ये रीजन हुआ, ये सिर्फ सिंगल किसी एक एंटीजन के साथ क्या होता था, बाइंड होता था। तो ऐसा एंटीबॉडी, देखो ध्यान देना कि इट इज यूज्ड टू डिनोट, जो ये एबिलिटी है ये यूज किया जाता है किसको डिनोट करने के लिए, कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडी टू कंबाइन विद मल्टीवैलेंट एंटीजन। तो जो मल्टीवैलेंट एंटीजन हो, मतलब कई एंटीजन को एक साथ जोड़ने की जो कैपेसिटी हो, समझा? ऐसे में आपने पढ़ा कि एक एंटीजन बॉडी से या एक पैराटॉप से एक एंटीजन एक इपिटॉप अटैच हो रहा है, लेकिन ऐसा एंटीबॉडी या एंटीबॉडी जब वो मल्टी एंटीजन से क्या करे, बाइंड करे, तो ये होती है उसकी लालच, कर सकते हैं एंटीबॉडी की लालच होती है, एंटीबॉडी को उत्सुकता होती है कि वो अधिक से अधिक लोगों को क्या करे, अटैच करे। ठीक, तो मल्टीवैलेंट एंटीजन, ओके। और ये जो मल्टीवैलेंट एंटीजन होते हैं इनमें क्या होता है, मेनी एपिटॉप्स होता है। मल्टीवैलेंट एंटीजन में क्या होता है, मेनी एपिटॉप्स हुआ। तो मेनी एपिटॉप्स आर अटैच्ड वाया या फिक्स्ड ओनली वन एंटीबॉडी का कौन सा, पैराटॉप। मीन एंटीबॉडी का जो एक पैराटॉप कई एपिटॉप से क्या हो जाए, अटैच हो। ठीक, अब मल्टीवैलेंट एंटीजन है मेनी एपिटॉप व्हेन इंजेक्टेड इनटू ब्लड, जब इस एंटीजन को ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है तब क्या होता है, ईच एपिटॉप स्टिमुलेट, प्रत्येक एपिटॉप स्टिमुलेट क्या करता है, द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर एंटीबॉडी। तो क्या करता है, पर्टिकुलर एंटीबॉडी को क्या करता है, जनरेट करता है। ओके, इसके बाद इसमें एक लाइन आप लोग और नोट कीजिएगा, द वेरियस एंटीबॉडी, the various antibody produce in a single antigen combined with different antigenic determinant क्या मतलब निकला कि द वेरियस एंटीबॉडी, जो इस प्रकार जो मैक्सिमम जो वेरियस जो एंटीबॉडी है प्रोड्यूस इन सिंगल एंटीजन, जो सिंगल एंटीजन को प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ कंबाइन होते हैं विद डिफरेंट एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, मतलब अलग अलग डिफरेंट एंटीजन है, एंटीजन में जो डिफरेंट एंटीजेनिक डिटरमिनेंट होते हैं उनसे एंटीबॉडी क्या होते हैं, आपके कंबाइन होते हैं। फिर से ओवरऑल देखिएगा, एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी का मतलब ये होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं तो उसकी जो बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं एबिलिटी बोलते हैं, एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी बोलते हैं। ये यूज कब होता है, ये ओवरऑल ये यूज होता है ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडी ऑफ कंबाइन विथ मल्टीवैलेंट एंटीजन, मतलब एंटीबॉडी का मल्टीवैलेंट एंटीजन के साथ कंबाइंड होने की जो कैपेसिटी होती है। फिर से सुनिएगा, एंटीबॉडी का मल्टीवैलेंट एंटीजन के साथ कंबाइंड होने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी। अब मल्टीवैलेंट अगर एंटीजन है तो उसमें एपिटॉप आई मीन एंटीजेनिक डिटरमिनेंट भी क्या होंगे, मल्टी होंगे, कई होंगे। तो अब मल्टीवैलेंट एंटीजन है मेनी एपिटॉप या मेनी एंटीजेनिक डिटरमिनेंट हो सकते हैं, उसमें मेनी एंटीजेनिक डिटरमिनेंट होता है या मेनी एपिटॉप्स होते हैं। और जब इसको ऐसे एंटीजन्स को इंजेक्ट किया जाता है ब्लड में, इच एपिटॉप स्टिमुलेट, जो एपिटॉप्स होता है एंटीजन डिटरमिनेंट्स होता है वो स्टिमुलेट करता है द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर एंटीबॉडी, मतलब जो पर्टिकुलर एंटीबॉडी है उसके प्रोडक्शन में क्या करता है, ये पार्टिसिपेटिव की बात किया, ठीक, उसके प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है।
जब स्टिमुलेट हुआ वो जनरेट हुआ तो द वेरियस एंटीबॉडी, जो ये वेरियस एंटीबॉडी बन रहे थे, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन सिंगल एंटीजन, जो किसी सिंगल एंटीजन के द्वारा जो प्रोड्यूस हुआ है वो कंबाइन होता है विद डिफरेंट एंटीजेनिक, तो कोई दूसरे एंटीजेनिक डिटरमिनेटिव एपिटॉप एंटीजन के किसी दूसरे से क्या होता है वो अटैच होता है। मतलब एक एंटीजन ये है, इसकी वजह से एक एंटीबॉडी जनरेट हुआ, अब ये एंटीबॉडी किसी दूसरे एंटीजन से क्या होता है आपका अटैच हो जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट ये हम मान लेते हैं एंटीजन है, ये एंट्री किया, मल्टीवैलेंट है, ब्लड में एंट्री किया, इसकी वजह से क्या जनरेट हुआ, एंटीबॉडी जनरेट हुआ। अब ये एंटीबॉडी की कैपेसिटी होती है इससे डिफरेंट जो मल्टीवैलेंट जो अलग कुछ अलग एंटीजन है उनको क्या करता है, बाइंड करता है। ओके, ये तो ओवरऑल हुआ आप लोगों का एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का स्ट्रेंथ कब, जब अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता लिखने के लिए अगर आ रहा है तो और बस लिख सकते हैं एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। कि जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसकी स्ट्रेंथ की जो माप होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी। अगर और आगे डिटेल आपको लिखना है तो ये ओवरऑल डिनोट, ये किसको डिनोट करता है, ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडी को, मतलब एंटीबॉडी की ओवरऑल कैपेसिटी जो मल्टीवैलेंट एंटीजन से क्या करता हो, कंबाइन करता हो, उस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी। अगर हम और आगे कर देखेंगे तो ये जब ये मल्टीवैलेंट एंटीजन्स को ब्लड में इंजेक्ट किया गया तो वो क्या जनरेट कराते हैं, देखो इच एपिटॉप तो वो स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी को जनरेट करने के लिए, और जब ये एंटीबॉडी जनरेट होता है तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस जो सिंगल एंटीजन द्वारा प्रोड्यूस हुआ है वो विद डिफरेंट एंटीजन कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है किसी दूसरे एंटीजेनिक एलिमेंट से, मतलब किसी दूसरे के द्वारा ऐड हो जाता है, जो स्टिमुलेट किया उससे नहीं बल्कि किसी दूसरे से वो क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट, ये होता है हम लोग क्रॉस रिएक्शन। लैब में जो आप लोग टेस्ट लगाते हैं सर्वोलॉजिकल टेस्ट में, तो मैक्सिमम आप लोग क्रॉस रिएक्शन करेंगे, उसमें क्रॉस रिएक्शन कराते हैं, क्लियर करते हैं कि हाँ ये वही है कि नहीं, तो उसमें सेम ही रहेगा लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स में, याद रखना क्रॉस, ठीक है, रिएक्शन, क्रॉस रिएक्शन करते हैं। एंड एंटीसीरम, एंटीसीरम में अपना सीरम का जो एंटी होगा उसमें जो एंटीबॉडी होगा या जो एंटीजेंस होगा उसके अगेंस्ट में, एंड एंटीसीरम रे ठीक, रे अगेंस्ट रे अगेंस्ट एंड एंटीजन can also react with can also react with a similar antigen with a similar antigen of another type. This is called cross reaction. This is called cross reaction. And antigen which produced cross reaction called
क्रॉस रिएक्टिव एंटीजन। क्या कहलाता है? क्रॉस रिएक्टिव एंटीजन। बट द स्ट्रेंथ of antibody raised, but the strength of antibody raised against its own antigen is strong. Antigen is strong. देखिए क्या है क्रॉस रिएक्शन में क्या आया कि एन एंटी सीरम रेज्ड अगेंस्ट एन एंटीजन कैन आल्सो रिएक्ट विथ अ सिमिलर एंटीजन ऑफ अनदर टाइप। ओके, दिस इज कॉल्ड क्रॉस रिएक्शन एंड एंटीजन व्हिच प्रोड्यूस क्रॉस रिएक्शन या पार्टिसिपेट क्रॉस रिएक्शन हो सकते थे कॉल्ड क्रॉस रिएक्टिव एंटीजन। बट द स्ट्रेंथ ऑफ एंटीबॉडी रेज्ड अगेंस्ट इट्स ओन एंटीजन इज स्ट्रॉन्ग। देखिए क्या लिखा, एन एंटी सीरम रेज, जो एंटी सीरम होता है वो रेज होता है, उसकी बढ़ता है उसकी मात्रा कब, किसके अगेंस्ट में? एन एंटीजन। ध्यान दीजिएगा, एंटीजन के अगेंस्ट में एंटी सीरम क्या हुआ आपका? रेज हुआ। आई मीन अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडी की बात कर लें तो जैसे कोई एंटीजन है, ये सपोज दैट हमारा आपका सीरम हुआ, इसमें एंटीजन प्रेजेंट हुआ, इसके अगेंस्ट में जो ये जनरेट होता अबव होता है रिएक्शन की बातें अगेंस्ट एंटी सीरम एंड एंटी सीरम रेज अगेंस्ट एन एंटीजन कैन आल्सो रिएक्ट विद सिमिलर एंटीजन। मतलब ये तब रेज होता है जब हम इसी एंटीजन के सिमिलर किसी दूसरे एंटीजन, देखो विथ अ सिमिलर एंटीजन, इसी के सिमिलर लेकिन दूसरे का मतलब ये होता है जैसे सपोज ये इस ऑर्गेनिज्म है तो अभी ये यहाँ का एंटीजन हो, लेकिन हो कैसा? सेम, जो इसकी प्रॉपर्टी वही इसकी प्रॉपर्टी। तो सेम एंटीजन या सिमिलर एंटीजन्स को जब उसमें मिक्स किया जाता है तो उस केस में क्या होता है? एंटी सीरम क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस रिएक्शन को या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस रिएक्शन बोलते हैं। ओके, क्रॉस रिएक्शन के जैसे सपोज दैट ये स्लाइड हुआ, यहाँ हमने टेस्ट लगाया, ओके, रिजल्ट आया, मान लेते हैं न्यूट्रिशन हुआ, बहुत ही हायर हुआ। अब हम करते क्या है, इसमें जो एंटीजन मिलाए थे सेम यही एंटीजन लेकिन कोई दूसरा इसी के सिमिलर कोई दूसरा एंटीजन मिलाते हैं। ऐसे जब यहाँ दूसरा एंटीजन मिलाते हैं तो भी इसका जो एंटी सेरा वो क्या हो जाए? बढ़ा हुआ दिखे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रॉस मैच। ठीक है, क्रॉस मैच कराना एक हुआ, फिर उसी का हम लोग क्या करते हैं? दूसरा करके उसको मैच करते हैं कि ये सही है या गलत। मतलब अगर हमने एंटीजन ए मिलाने पर, देखो जैसे ये एंटीजन ए हो गया, सपोज एंटीजन ए मिलाने पर ऐसा रिएक्शन आ रहा है, तो सेम इसी जैसा एंटीजन ए की तरह ही एक स्मॉल एंटीजन ए है मान लो, हमने इसको लेकर के कराया, अगर इसमें भी ये रेज्ड हुआ, समझ में आ रहा है? इसमें भी क्या आना चाहिए? रेज्ड आना चाहिए। तो यही बात होती है क्रॉस मैच कराना। क्लियर किया जाता है कि हाँ ये वही एक एंटीजन है। तो एन एंटी सीरम रेज्ड अगेंस्ट एन एंटीजन कैन आल्सो रिएक्ट विद अ सिमिलर एंटीजन। मतलब उससे सिमिलर एंटीजन कोई दूसरा एंटीजन जब उस पर मिक्स किया जाता है और एंटी सीरम क्या होता है? आपका रेज्ड हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाला जो जैसे ये पार्टिसिपेट करने जो एंटीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस रिएक्टिव एंटीजन। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस रिएक्टिव एंटीजन। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब आप लोग क्रॉस मैचिंग के केस में आएगा। कई रिएक्शन देखने को मिलेगा, ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, कोम टेस्ट और कई टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको सर्वोलॉजी में देखिएगा, उसमें एग्लूटिनेशन में, प्रेसिपिटेशन में कई टेस्ट मिलेंगे। तो फिलहाल अभी ये जानो कि इसी के सिमिलर एंटीजन्स को हमने क्या किया? मिक्स किया या उसके साथ रिएक्ट कराया, फिर एंटी सेरा क्या हुआ? आपका रेज्ड हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मैचिंग। पार्टिसिपेट करने वाले एंटीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस रिएक्टिव एंटीजन। और जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन द स्ट्रेंथ ऑफ एंटीबॉडी रेज, जो एंटीबॉडी का स्ट्रेंथ जो उठने का है, जो हायर होने का जो स्ट्रेंथ है यहाँ एंटी सीरम वाली का, तो ये किसके अगेंस्ट में होता है? ओन एंटीजन इज स्ट्रॉन्ग। मतलब जो स्ट्रॉन्ग एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट में क्या होता है? ये
ऊपर उठता है। तो जो जैसा एंटीजन स्ट्रॉन्ग एंटीजन मिक्स करेंगे तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगा, अगर ये उस स्ट्रॉन्ग की जगह पर वीक है इसका मात्रा घट जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एंटीजन के केस में ये क्या होता है, आपका रेज होता है एंटीबॉडी। ओके, इस तरीके से इसके 3 मेन प्रॉपर्टीज मिले, जिसमें सबसे पहले आपने देखा कि रिएक्शन पार्टिसिपेटिंग में मेन किसकी भूमिका होता है, एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी में आपने देखा, पहला आपने देखा कि एंटीबॉडी की एफिनिटी, दूसरा देखा आपने उसकी एविडिटी, और तीसरा आपने देखा क्रॉस मैच या क्रॉस रिएक्शन। एफिनिटी में दिया गया था कि कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो कोवैलेंट वाली बात आया था, मल्टीवैलेंट की बात आई थी। कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अमीनो लोग जब बॉन्डिंग करते हैं तो उसकी कैपेसिटी की बात, या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कॉम्प्लेक्स की कैपेसिटी की बात बताया था। और एविडिटी में क्या होते हैं कि एंटीबॉडी की कैपेसिटी क्या हो कि मल्टी एंटीजन्स के साथ क्या करे, वो बॉन्ड करे, या मल्टी एंटीजन एलिमेंट के साथ जो होता है बाइंड करने की कैपेसिटी, तो एविडिटी में आ जाएगा। और क्रॉस रिएक्शन में क्या होता है कि जो एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ने वाली जो बातें हैं, सपोज दैट कोई एक एंटीजन मिक्स किया गया है, रिएक्शन हुआ है या एंटीबॉडी जनरेट हुआ, हम सेम ये जनरेट हुआ, रेज हुआ, अब हम इसी के जैसा कोई दूसरा एंटीजन लेकर के क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये ओवरऑल आप लोगों का हुआ प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को इसी में मिलेगा इम्यूनो एसे, एक वर्ड है उसमें इम्यूनो एसे क्या होता है, जिससे कि ये रिएक्शन के बारे में आप लोग और क्लियर हो जाएंगे। और इम्यूनो एसे के बाद आप लोगों के लिए टॉपिक रहेगी टाइप्स ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें आप लोग पढ़ेंगे। और एंटीबॉडी टाइटर, ये 2-3 टॉपिक आप लोगों को है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आप लोगों को होगा इम्यूनो एसे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।